मई का महीना था, जब गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी, लेकिन हवा में एक उमस खुली थी जो बारिश की आहट दे रही थी। सूरज की किरणें जब सुबह सुबह आम के पेड़ों की पत्तियों से छनकर जमीन पर पड़ती तो लगता जैसे प्रकृति ने सोने की चादर बिछा दी हो। गांव के बीच से बहने वाली छोटी सी नदी, जिसे लोग अमर गंगा कहते थे, अब सूखने की कगार पर थी, लेकिन बगीचे अभी भी लहलहा रहे थे। सुरेश इस गांव का एक साधारण किसान था। उसका घर गांव के एक छोर पर था, ठीक उस बगीचे के पास जो उसकी जिंदगी का आधार था। सुरेश के लिए उसका बगीचा सिर्फ खेती का साधन नहीं था, बल्कि उसका मंदिर था, उसकी पूजा थी। सुबह होते ही वह अपने 14 साल के बेटे छोटू को साथ लेकर बगीचे में चला जाता। छोटू को आमों से उतना ही प्यार था जितना सुरेश को। वह पेड़ों के नीचे दौड़ता, कच्चे आम गिनता और चिल्लाता, बाबा, इस बार तो बाजार में धूम मच जाएगी। अरे छोटू, जल्दी मत कर, आम को पकने दे और मौसम को भी तो देख ले। सुरेश को अनुभव था। उसने अपने 30 साल के जीवन में कई बार मौसम की मार देखी थी, कभी सूखा कभी बेमौसम बारिश, लेकिन इस बार उसे कुछ अलग सा लग रहा था। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना सोचते सोचते वह घर आ गया। उसने अपनी पत्नी शालिनी से कहा, शालिनी, इस बार मौसम कुछ ठीक नहीं लगता। बादल देखें, काले काले जैसे कुछ अनहोनी की खबर ला रहे हो। अरे तुम भी ना हर साल यही कहते हो। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। लेकिन सुरेश का मन नहीं माना। वह जानता था कि आम का मौसम सिर्फ फल लाने का समय नहीं है, बल्कि एक ऐसा इम्तिहान है जो हर साल उसे प्रकृति के सामने ला खड़ा करता है। अमराई कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था, कुल मिलाकर 100-150 घर होंगे, लेकिन यहाँ की खासियत थी कि हर कोई एक दूसरे को जानता था। गांव की पंचायत का मुखिया जयचंद था, जो उम्र में तो बूढ़ा था, लेकिन जोश में अभी भी जवान। जयचंद का मानना था कि गांव की खुशहाली आम के बगीचों में बसती है। वह अक्सर गांव वालों को इकट्ठा करके कहता, देखो, यह आम हमारे गांव का गहना है, इन्हें संभालो तो जिंदगी संभल जाएगी। गांव में एक बूढ़ी दादी भी थी, जिन्हें सब अम्मा कहते थे। अम्मा की उम्र कोई नहीं जानता था, लेकिन उनकी कहानियाँ गांव के हर बच्चे को रट थी। अम्मा कहती थी, जब मैं छोटी थी तब भी एक बार ऐसा तूफान आया था। सारे बगीचे उजड़ गए थे, लेकिन गांव ने हार नहीं मानी, मेहनत की और अगले साल बगीचे फिर लहलहा उठे। छोटू को अम्मा की कहानियाँ बहुत पसंद थी। वह अक्सर उनके पास बैठता और पूछता, अम्मा, तूफान इतना बुरा क्यों होता है? बेटा, तूफान बुरा नहीं होता, वह तो प्रकृति का तरीका है हमें सिखाने का। जो टूट जाता है उसे फिर से बनाना पड़ता है, और जो बनता है वह पहले से ज्यादा मजबूत होता है। एक दिन दोपहर में सुरेश अपने बगीचे में था, जब आसमान में बादल गिरने लगे। हवा तेज हो चली थी और पेड़ों की पत्तियां सरसराने लगी। गांव के कुत्ते भौंकने लगे और पक्षी अपने घोंसलों में छिप गए। सुरेश ने छोटू को आवाज दी, छोटू, घर चल, लगता है बारिश आने वाली है। शाम तक गांव में खबर फैल गई कि रात को भयंकर तूफान आने वाला है। जयचंद ने पंचायत भवन में सबको बुलाया और कहा, सब लोग अपने अपने घर संभाल लो, खिड़कियां बंद करो, सामान अंदर रखो और हाँ, बगीचों की चिंता मत करो, जो होगा उसे बाद में देख लेंगे। सुरेश का मन बेचैन था। उसने शालिनी से कहा, मैं बगीचे में जाकर कुछ टहनियों को रस्सी से बांध दूं, शायद कुछ बच जाए। सुरेश, जान से बढ़कर कुछ नहीं, रहने दो। लेकिन वो नहीं माना। वह रात होने से पहले बगीचे गया और जितना हो सका पेड़ों को सहारा देने की कोशिश की। उसने कुछ पेड़ों के नीचे मिट्टी का ढेर लगाया ताकि उनकी जड़ें मजबूत रहें, लेकिन वह जानता था कि ये सब तूफान के सामने नाकाम है। वापस घर लौटते वक्त उसने अम्मा को देखा, जो अपने झोपड़े के बाहर बैठी थी। अम्मा ने उसे देखकर कहा, सुरेश, चिंता मत कर, जो होगा अच्छा ही होगा। सुरेश ने सिर्फ सिर हिलाया और घर की ओर बढ़ गया, लेकिन अम्मा की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थी।
रात 9 बजे के आसपास तूफान ने दस्तक दी। हवा ऐसी चल रही थी मानो आसमान फट गया हो। पेड़ झुक रहे थे, टहनियाँ टूट रही थी और बारिश इतनी तेज थी कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। सुरेश अपने घर की खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन अंधेरा और बारिश का पानी सब कुछ धुंधला कर रहा था। छोटू डर के मारे शालिनी के बगल में सो गया। शालिनी घबरा रही थी। हे भगवान, सब ठीक कर दो। सुरेश का दिल बार बार कह रहा था, मेरा बगीचा मेरे आम। वह जानता था कि इस तूफान में कुछ तो टूटेगा, लेकिन कितना ये सोचकर ही उसका दिल बैठ रहा था। रात भर तूफान का कहर चलता रहा। कभी हवा की आवाज, कभी पेड़ों के गिरने की आवाज और कभी बारिश की रफ्तार, सब कुछ मिलकर एक डरावना माहौल बना रहे थे। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने घरों में दुबके थे। जयचंद अपने घर के बाहर निकलकर ये देखने की कोशिश कर रहा था कि गांव का हाल क्या है, लेकिन बारिश ने उसे अपने घर के अंदर जाने पर मजबूर कर दिया। अम्मा अपने झोपड़े में बैठी थी और उनकी आंखें बंद थी, जैसे वो तूफान से नहीं बल्कि अपने पुराने दिनों से बात कर रही हो। बाबा, क्या हमारा बगीचा बच जाएगा? बेटा, कोशिश तो पूरी की है, अब जो होगा उसे स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन उसके शब्दों में वह आत्मविश्वास नहीं था जो छोटू को चाहिए था। सुबह जब तूफान थमा तो गांव में सन्नाटा पसरा था। सुरेश सबसे पहले अपने बगीचे की ओर दौड़ा। रास्ते में गिरी हुई टहनियाँ, उखड़े हुए पेड़ और बिखरे हुए आम देखकर उसका दिल और भारी हो गया। जब वह अपने बगीचे में पहुंचा तो जो देखा उसे उसकी आंखें भर आई। आधे से ज्यादा पेड़ों की टहनियाँ टूट चुकी थी और जमीन पर कच्चे आम बिखरे पड़े थे। जो पेड़ बचे थे उन पर भी अब गिनती के ही फल लटक रहे थे। सुरेश वहीं बैठ गया। शालिनी और छोटू भी पीछे पीछे आए। छोटू ने अपने पिता को उदास देखकर कहा, बाबा आप रो मत, हम फिर से मेहनत करेंगे। लेकिन सुरेश का मन टूट चुका था। उसने सोचा, ये तो मेरी जिंदगी का सवाल है, बगीचा गया तो सब कुछ गया। गांव के बाकी लोग भी अपने अपने बगीचों का मुआयना करने निकले थे। हर तरफ निराशा का आलम था। जयचंद ने गांव वालों को पंचायत भवन में बुलाया और कहा, देखो यह मुसीबत हम सब की है, अकेले कोई नहीं लड़ेगा, हमें मिलकर कुछ सोचना होगा। लेकिन उसकी बातें सुनने के बावजूद लोगों के चेहरों पर उदासी थी। उसी दिन दोपहर को गांव में एक कार आई। उसमें से एक युवा लड़की उतरी जिसका नाम माया था। माया एक सामाजिक कार्यकर्ता थी जो प्राकृतिक आपदाओं के बाद गांवों में मदद करने का काम करती थी। उसके साथ 2 और लोग थे जो शहर से आए थे। माया ने जयचंद से मुलाकात की और गांव का हाल जाना। फिर वो सुरेश के पास पहुंची। सुरेश उस वक्त अपने बगीचे में बैठा था, उदास नजरों से बिखरे हुए आमों को देख रहा था। माया ने उससे कहा, सुरेश जी, मैं आपका दुख समझती हूँ, लेकिन अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। इन बिखरे हुए आमों से कुछ किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है बेटी? ये कच्चे आम अब बाजार में कोई नहीं खरीदेगा। कच्चे आम की अपनी कीमत होती है। इनसे अचार बन सकता है, चटनी बन सकती है और जो पेड़ बचे हैं उन पर अभी भी कुछ फल है। अगर हम मिलकर काम करें तो आपका नुकसान कम हो सकता है। माया की बात में दम था। सुरेश को थोड़ी उम्मीद जगी। उसने शालिनी से बात की और फिर गांव की महिलाओं को इकट्ठा किया। माया ने सबको समझाया कि कैसे कच्चे आमों को इकट्ठा करके अचार और चटनी बनाई जा सकती है। उसने शहर में अपने दोस्तों से बात करने का वादा किया ताकि उनके बनाए सामान को बाजार में बेचा जा सके। अगले दिन से गांव में एक नई हलचल शुरू हो गई। महिलाएं सुबह सुबह बगीचों में जाकर कच्चे आम बीनने लगी। बच्चे भी मदद के लिए आगे आए। कोई आम बीनता, कोई उन्हें धोता तो कोई मसाले तैयार करता। सुरेश ने अपने घर को अचार बनाने का केंद्र बना लिया। शालिनी और गांव की दूसरी महिलाएं दिन रात मेहनत करने लगी। शुरुआत में कुछ दिक्कतें आई। मसालों की कमी हो गई तो माया ने शहर से मंगवाए। डिब्बों की जरूरत पड़ी तो जयचंद ने पास के कस्बे से इंतजाम किया। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी बाजार तक पहुंचना। गांव की सड़कें तूफान की वजह से खराब हो चुकी थी
और शहर तक माल ले जाना आसान नहीं था। माया ने अपने दोस्तों की मदद से एक छोटा सा ट्रक मंगवाया और पहली खेप शहर भेजी गई। शहर में माया के दोस्तों ने अचार और चटनी को दुकानों में बेचना शुरू किया। शुरुआत में बिक्री धीमी थी, लेकिन जल्दी ही लोगों को स्वाद पसंद आने लगा। एक हफ्ते के अंदर ऑर्डर आने शुरू हो गए। सुरेश को जब पहली बार पैसे मिले तो उसकी आंखें भर आई। उसने माया से कहा, बेटी तुमने मेरा घर बचा लिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में एक नई ऊर्जा आ गई। अचार और चटनी का कारोबार बढ़ता गया और गांव वालों ने इसे अपना लिया। जयचंद ने सुझाव दिया कि गांव में एक छोटा सा गोदाम बनाया जाए ताकि सामान को स्टोर किया जा सके। माया ने कुछ और सामाजिक संगठनों से संपर्क किया और गांव को और मदद मिलने लगी। सुरेश का बगीचा भले ही पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, लेकिन उसकी मेहनत रंग ला रही थी। छोटू अब स्कूल जाने के बाद सीधे अचार बनाने में मदद करने लगता। वह कहता, बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसा ही काम करूँगा। तूफान आएगा तो हम डरेंगे नहीं। माया ने गांव में कुछ और समय बिताया। उसने गांव वालों को तूफान से बचने के नए तरीके सिखाए, जैसे पेड़ों को मजबूत करने के लिए खम्भों का इस्तेमाल करना और बारिश के पानी को संग्रह करने के लिए छोटे तालाब बनाना। उसकी विदाई के दिन गांव में एक छोटा सा समारोह हुआ। सुरेश ने उसे एक डिब्बा अचार देते हुए कहा, बेटी ये तुम्हारे लिए, जब भी खाओगी अमराई को याद करना। सुरेश अब अपने बगीचे में खड़ा होकर मुस्कुराता था। वह छोटू से कहता, बेटा जिंदगी भी आम के पेड़ जैसी है, कभी टहनियाँ टूटती है, कभी फल बिखर जाते हैं, लेकिन अगर मेहनत करो तो हर मौसम में कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक करें और मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगली कहानी लेकर।